हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। कल हमने 103 नंबर तक एमसीक्यू सॉल्व कर लिया था। आज हमें 104 नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। और टोटल हम 150 क्वेश्चन इस सीरीज़ में हमने कंप्लीट किया है। तो चलिए आइए 104 नंबर आज से स्टार्ट करते हैं। आपको आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट है, अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार वंशानुगत है लेकिन हस्तांतरणीय नहीं है। दूसरा है, वन भूमि पर मान्यता प्राप्त अधिकार की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है वो करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, संकेतक प्रजातियों के संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। वे कभी कभी निगरानी करने वाले जीव विज्ञानियों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। फिर लाइकेन जैसी संकेतक प्रजातियां सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो बिल्कुल संकेतक प्रजाति, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि संकेतक प्रजाति जो होती है जिसे इंडिकेटर स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। संकेतक प्रजाति वह प्रजाति है जिसकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति को क्या करती है, इंगित करती है, और जिसकी अनुपस्थिति उस संपूर्ण प्रजाति समूह की कमी को इंगित करती है। संकेतक प्रजाति कोई भी जैविक प्रजाति हो सकती है जो कि पर्यावरण की विशेषता को क्या करती है, डिफाइन करती है। तो आइए देखते हैं। स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि वे कभी कभी निगरानी करने वाले जीव विज्ञानियों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कार्य करती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर है, लाइकेन जैसी संकेतक प्रजातियां क्या करती है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील है, बिल्कुल करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। फिर है, राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 2002 में, ठीक है, 2002 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2002। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर अभिसमय का अनुसमर्थन किया है। तो ये हमें याद है कि 1982 में भारत ने रामसर अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। फिर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच पहल किसके द्वारा आरंभ किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी। फिर मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है, ठीक है। तो ये सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास संबंधी मुद्दों के लिए स्थायी भूमि प्रबंधन को सम्मिलित करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर है, यह बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग करके संचालित होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये बोथ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल और राज्य सही सुमेलित नहीं है। नहीं को आप ध्यान देंगे तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य अंक समुद्र, ये कहाँ है बताइए। बिल्कुल सही, ये हमारा कर्नाटक में है। तो हमें दिख गया कि यही मैच नहीं है, क्योंकि ये कहाँ है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में है, मेरे साथ एक बार बोलिए, कहाँ है, कर्नाटक में है। फिर है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में सही है। नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार में है, सही है। फिर हमारा नंदा झील जो है गोवा में है, सही है। और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है पता है आपको, बिहार में, ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा क्या किया गया था। वर्ष 1988 में IPCC ने 10 आकलन रिपोर्ट क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो ये वाला भी गलत है और ये भी गलत है। सबसे पहले देखते हैं गलत क्या है। तो ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना WMO और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ यानी IUCN ने नहीं। IUCN कैसे करेगा, यूनैप करेगा। कौन करेगा, यूनैप। यूनैप का आपको फुल फॉर्म याद है, बिल्कुल सही, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। और वर्ष 1988 से IPCC ने 10 आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, तो ये गलत है क्योंकि 6 आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, ठीक है। मतलब ये हमारा दोनों गलत हो जाएगा। देखो
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व के संरक्षित क्षेत्रों को पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम में क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002, ऑप्शन नंबर डी। फिर इंटरनेशनल कमीशन फॉर स्नो एंड आइस के अनुसार हिमालय के ग्लेशियर लुप्त हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2035 में। फिर जैव विविधता के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? ठीक है, तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स को। ये किसी भी समुदाय में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या जो है के मापन को प्रजाति समृद्धि कहा जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर है प्रजाति समृद्धि और प्रजाति समरूपता एक आवास में प्रजाति विविधता के मापन में सहायता करती है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है, मतलब इसका आंसर होगा बोथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता के संरक्षण में बाधा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शासन के ढांचा को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर डी जो है ये जैव विविधता के संरक्षण में बाधा नहीं है। बाकी शहरीकरण में वृद्धि ये बाधा है, जीवित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कम प्राथमिकता ये भी बाधा है, व्यक्तिगत लाभ के लिए ये भी बाधा है। ठीक है, रेड डेटा बुक जो होता है सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1966 में, ऑप्शन नंबर ए। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले देखते हैं, अकशेरुकी मेरुदंड और रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं। फिर सरीसृप एवं पक्षी कशेरुकी जीवों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अकशेरुकी जीव जो होते हैं वो बिना मेरुदंड वाले क्या होते हैं, जानवर होते हैं, जबकि कशेरुकी जानवरों में मेरुदंड होती है। इस प्रकार क्या होना चाहिए, कशेरुकियों में रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये तो हमारा ऐसे भी गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि अकशेरुकी मेरुदंड और रीढ़ की हड्डी वाले जीव है, जबकि ये तो रॉन्ग है। और सरीसृप एवं पक्षी कशेरुकी जीवों की श्रेणी में आते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा ओनली 2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है, ठीक है, कहाँ है, दिल्ली में। फिर हिम तेंदुओं के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, हिम तेंदुओं को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए वर्ष 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आरंभ किया गया था। ठीक है, फिर इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, क्योंकि इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सुभेद्य श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये संकटग्रस्त प्रजातियों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव को समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डुगोंग। फिर है पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001 में। फिर है फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आइए इसे देख लेते हैं। फाइटोप्लैंक्टन होता क्या है? तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं इस तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब पादप जीव, सूक्ष्म जीवों में भी पादप जीव जो कि लवणीय और स्वच्छ दोनों प्रकार के जलीय वातावरण में रह सकते हैं। कुछ फाइटोप्लैंक्टन होते हैं कि बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटिस्ट होते हैं और अधिकांश क्या होते हैं, एकल कोशिका वाले पौधे होते हैं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं स्टेटमेंट कि ये सूक्ष्म पौधे जीव हैं जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पन्न होते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ। बोथ ही करेक्ट है फाइटोप्लैंक्टन के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एस्पिरिन किससे प्राप्त होती है? ठीक है, एस्पिरिन तो ये विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म? तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्रोजेक्ट राइनो, ये हमारा हुआ था 2005 में, मतलब ये हमारा सुमेलित नहीं है। और प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता होगा 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 और सी टर्टल प्रोजेक्ट 1999। देखिए प्रोजेक्ट राइनो 2005, ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। फिर है महासागरीय अम्लीकरण परिणाम है। महासागरीय अम्लीकरण किसका परिणाम है? बिल्कुल करेक्ट, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता
में वृद्धि का भी और समुद्र में पीएच में कमी का भी। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी बोथ। फिर हमारा क्वेश्चन है मीथेन से रिलेटेड कि मीथेन एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका जो प्रदूषण काल होता है, मतलब जीवन काल, वो लगभग 12 वर्ष का होता है मीथेन का। फिर हमारा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक तापमान क्षमता होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब दोनों ही हमारे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन का स्रोत है? मीथेन उत्सर्जन का स्रोत, ठीक है, तो मीथेन उत्सर्जन का स्रोत हमारा आर्द्र भूमियाँ भी हैं, पशुधन का पालन भी है, जल युक्त मिट्टी भी है, धान के खेत भी हैं, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो गठन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। इसको आप मेरे साथ 3 बार रिपीट कर लीजिए कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो गठन है वो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्लाइमेट फोर्सिंग। तो क्लाइमेट फोर्सिंग सबसे पहले समझते हैं। क्लाइमेट फोर्सिंग जलवायु प्रणाली में ऐसे कारक होते हैं जो जलवायु प्रणाली पर प्रभाव को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता जैसे सकारात्मक फोर्स पृथ्वी को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जबकि अधिकांश एरोसोल हो गए या फिर जलवायु विस्फोट जो होते हैं वो नकारात्मक फोर्स के रूप में पृथ्वी को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ऐसे कारक जो जलवायु प्रणाली पर प्रभाव को बढ़ाते या घटाते हैं, मैंने अभी आपको बताया, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट और श्रीलंका भी है, हिमालय भी है, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, मतलब ऑप्शन नंबर सी ऑल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ओजोन की कमी के लिए कौन सी जिम्मेदार नहीं है, पहले देख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? जिम्मेदार होती है। हेलोन होते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड होती है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की प्रथम मूल्यांकन रिपोर्ट जो है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण नियम कौन से में पारित किया गया है? तो ये 2001 में, ऑप्शन नंबर सी। फिर आप इको आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ओपन कास्ट माइनिंग से संबंधित है क्या? ओपन कास्ट माइनिंग से, तो ऑप्शन नंबर बी कोयला उद्योग। फिर महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत दी गई है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन अधिकार अधिनियम 2006। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जलोद्भिद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो सबसे पहले ये झील पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले बहुकोशिकीय पादप है। जलोद्भिद की उपस्थिति जल की खराब गुणवत्ता को इंगित करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये झील पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले बहुकोशिकीय पादप हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जलोद्भिद की उपस्थिति जल की खराब गुणवत्ता को इंगित करती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जलोद्भिद जो होते हैं उनकी अनुपस्थिति अत्यधिक गंधलापन एवं शाकनाशियों या लवणीकरण के कारण जलीय गुणवत्ता की समस्याओं का संकेत दे सकती है। तो ये तो पूरा ऑपोजिट है, जलोद्भिद की उपस्थिति जल की खराब गुणवत्ता नहीं। अगर जलोद्भिद है तो कहने का मतलब हमारा जो वाटर है वो क्लीन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो रॉन्ग है। फिर झील पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तो कहाँ नहीं मिलता है? प्रोफंडल जोन में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। तो अब जानते हैं प्रोफंडल जोन क्या होता है। तो प्रोफंडल जोन जो होता है वो यूफोटिक जोन के नीचे पाया जाता है। ठीक है, यह जोन थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। थर्मोक्लाइन के यहाँ कहाँ होता है? जहाँ सूर्य का प्रकाश जो होता है जल में प्रवेश नहीं कर पाता है, वो हमारा थर्मोक्लाइन होता है। अब जब थर्मोक्लाइन में ही सूर्य का जल हमारा, ये जैसे थर्मोक्लाइन है, अब यहीं तक हमारा सूर्य नहीं पहुँच पा रहा है, और ये हमारा जब मतलब जोन थर्मोक्लाइन के नीचे आता है। ठीक है, तो अब ये हमारा थर्मोक्लाइन का जोन है। अब इसके नीचे हमारा ये वाला जोन आ रहा है जिसे हम कहते हैं प्रोफंडल जोन। तो ऑब्वियस ही बात है
कि वहाँ पे भी सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन में याद रखिएगा कि मछलियों की आबादी कम होती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, कम होता है। मीठे जल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मीठे जल के अध्ययन को हम कहते हैं सरोविज्ञान या लिम्नोलॉजी। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवक का अध्ययन जो होता है वो कवक विज्ञान होता है। कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान होता है। मैच द कॉलम देखते हैं। पहले पर्यावरण अभिसमय दिया हुआ है और उसके उद्देश्य दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बौन अभिसमय। बौन अभिसमय में क्या हुआ था कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण हुआ था। फिर वियना अभिसमय। वियना अभिसमय में ओजोन परत की सुरक्षा हुई थी। फिर कार्टाजेना प्रोटोकॉल में जैव विविधता अभिसमय हेतु जैव संरक्षण। क्योटो प्रोटोकॉल में हमारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मई को। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन नंबर ए देवमाली या आंध्र प्रदेश सही ढंग से क्या करता है, मेल नहीं खाता है। बाकी सारे लोग मेल खा रहे हैं, जैसे चिरांग रिपु हमारा आसाम में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, शिवालिक जो है उत्तराखंड में, लेकिन देवमाली जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि देवमाली कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर है, भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और कौन से सन में? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 1976 में सबसे पहले सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ आवर एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया जाता है विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अभिसमय 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया नहीं गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, ऑप्शन नंबर सी। इसे हम पृथ्वी सम्मेलन में नहीं अपनाए थे। ठीक है, इसे हम कब अपनाए थे? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में नहीं अपनाए थे, इसे हम 1994 में अपनाए थे। कब? तो 1994 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना वर्ष 1991 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी विश्व बैंक के द्वारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों की प्रतिशत संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रम है वो सही है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। तो आर्कटिक में हमारा कौन सा स्थित है? बिल्कुल करेक्ट, आर्कटिक में हमारा हिमाद्री स्थित है। बाकी गंगोत्री, मैत्री, भारती ये हमारा है अंटार्कटिक में। कहाँ? अंटार्कटिक में। अब आगे बढ़ते हैं 150 नंबर पर। अब इसे देखते हैं। ठीक है, मैच द कॉलम है। पहले दिया हुआ है भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान, तो ये हमारा जोधपुर में है। फिर दिया हुआ है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये हमारा है नई दिल्ली में। फिर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान हमारा है नागपुर में। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।